नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आरजे संजू आपके साथ। आज हमारे रेडियो हिंदुस्तान के स्टूडियो में आदरणीय कल्पना रामाचंद्रन जी उपस्थित हैं, जो चेन्नई से हैं और तमिल भाषी हैं। तमिल भाषी होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदी में पीएचडी की है और जो उनकी गुरु हैं उनका नाम आदरणीय मिथिलेश कुमारी मिश्रा है। और आज का सारा कार्यक्रम जो है वो मिथिलेश कुमारी मिश्रा पे ही केंद्रित है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आदरणीय मिथिलेश कुमारी मिश्रा जी का और डॉक्टर कल्पना रामाचंद्रन जी का जो निकटता, जो घनिष्ठता, जो संबंध है वो रक्त संबंध से भी बढ़कर है। तो चलिए मैं आप सभी श्रोताओं को आदरणीय कल्पना रामाचंद्रन जी से मिलवाती हूँ। नमस्कार कल्पना जी। नमस्ते संजीव मैम। कृपया करके रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को अपने बारे में बताएं। आपका जन्म कहाँ हुआ तथा आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई और आपका व्यवसाय क्या है? रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं बहुत खुश हूँ, आपके कार्यक्रम में हमेशा सुनती रहती हूँ। आपके उसी के लिए बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं मूल रूप से जमशेदपुर झारखंड की हूँ, अभी चेन्नई तमिलनाडु में रहती हूँ। मैं हिंदी में मैंने एमए, बीएड और पीएचडी किया है। उसके बाद एक्यूपंक्चर में एमडी की उपाधि हासिल की है। प्रैक्टिस भी इसी में करती हूँ। प्राणिक और रेकी हीलर हूँ। दिल्ली प्रेस में फ्रीलांस राइटर और ट्रांसलेटर के रूप में कार्य कर रही हूँ। इसके अलावा कई पत्र पत्रिकाओं में लिखती हूँ। हाल ही में मेरी पुस्तकें कुछ रिलीज हुई हैं। 2 तो मेरी अपनी हैं, एक मिथिलेश कुमारी मिश्रा जी पर आधारित है। आपके व्यक्तिगत जीवन में दीदी का क्या महत्व है और आज के परिवेश में आपके साहित्य यात्रा में आदरणीय मिथिलेश कुमारी मिश्रा जी का मार्गदर्शन कितना था? हमें यह पता है कि आप मिथिलेश कुमारी मिश्रा जी को बहुत ही अधिक चाहती हैं और सम्मान करती हैं। तो हमारे श्रोताओं को ये बतलाने का कष्ट करें कि आपकी साहित्य यात्रा में किस प्रकार मिथिलेश कुमारी मिश्रा जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जी, इसका तो उत्तर थोड़ा बड़ा ही दूंगी मैं। दीदी का परिचय तो मैं अपनी एक चंद शब्दों से देना चाहती हूँ। क्या परिचय दूं आज तुम्हारा, बोलो क्या क्या याद करूं। अत्यंत सरल, अत्यंत सहज, कहने को थी स्त्री एक महज, पर सचमुच देवी रूप तुम्हारा, जब जब मैंने तुम्हें निहारा। क्या परिचय दूं आज तुम्हारा। उपन्यास सी, महाकाव्य सी, देती रही दिखाई, विधा विधा में भाषा भाषा दिखती थी परछाई। गीत गजल बन जाती जीवन, सांस सांस में कथा कहानी, शब्द शब्द में दिखती भावुक, आंखों में भर लाती पानी। आज तुम्हारी स्मृति करके मन हो जाता खारा खारा। क्या परिचय दूं आज तुम्हारा, बोलो क्या क्या याद करूं। मिथिलेश दीदी को मैं 1996 से जानती हूँ। मित्रों से सुना था, आते जाते यहाँ कार्यक्रम में मैं देखती रहती थी, पर रूबरू उनसे मिलना 1998 में हुआ, जब मेरे भैया जमशेदपुर से मुझे ले गए दीदी से मिलाने। पहली मुलाकात में दीदी से मैं और भैया काफी प्रभावित हो गए। उनके सरल सहज व्यवहार और प्रेम हम लोगों के मन में अमिट छाप छोड़ गया। उसके बाद तो जब भी दीदी आती हैं, चेन्नई आती थी तो जरूर मुझसे मिलने को कहती थी। कभी मेरे घर आती थी, कभी हम जाते थे मिलने, कभी स्टेशन जाते थे। इस तरह आना जाना लगा रहा। और मेरे जीवन में मिथिलेश दीदी का तो बहुत खास स्थान है, क्योंकि दीदी सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे पूरे परिवार का हिस्सा थी। मेरे लिए तो दीदी सखी, गुरु और मार्गदर्शक सब कुछ रही हैं। कहते हैं माता पिता एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाते हैं, तो वैसे
मेरे संस्कार और गुणों से मेरे व्यक्तित्व का विकास मेरे माता पिता ने किया, पर मेरे साहित्य की यात्रा की शुरुआत मिथिलेश दीदी ने किया। जी जी। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे हर स्थान पर हर कदम मुझे साहित्य में आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया और मुझे बताती रही कि आगे कैसे लिखना है, कैसे जाना है। इस तरह मुझे प्रेरित करती रही। तो जी आज जिस मुकाम पर है, आज मैं बोल रही हूँ, मंच पे बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, ये मुझे मेरे जो भी उपलब्धियां हासिल हुई है सबका श्रेय मैं मिथिलेश दीदी को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साहित्य के संपूर्ण विकास में पूरा दीदी का ही योगदान है। जी जी, वो ऐसी थी ही। जी मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनसे मिलने का। 3-4 साल का हम लोग के बीच का भी संबंध था। खैर, आपका तो बहुत ही लंबा पीरियड उनके साथ आप समय गुजारी। चलिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आदरणीय मिथिलेश कुमारी मिश्रा जी की कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उनमें से कौन सी रचना आपको बहुत अधिक पसंद है, जो आपके दिल को, जो आपके हृदय को छूती हूँ। और ये भी सुनने में आया है कि आदरणीय मिथिलेश कुमारी मिश्रा जी तमिल भाषा भी जानती थी। तो आप हमारे रेडियो श्रोताओं को इनके बारे में, इनकी रचनाओं जो जो आपको बहुत पसंद है, जो आपके हृदय को छूती हैं, और थोड़ी सी इनके तमिल भाषा के ज्ञान के बारे में भी मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों से अपनी जो यादें हैं उसको साझा कीजिए। देखिए संजू जी, मिथिलेश दीदी की रचनाएं तो लगभग 50 हैं। सभी किताबों को पढ़ने का सौभाग्य तो मुझे मिला नहीं। वैसे दीदी की हर कृति बेमिसाल है, सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं। साहित्य की हर विधा पर उनकी कलम चली है। साहित्य ही नहीं, संगीत, नृत्य, चित्रकारिता आदि विविध कला की भी जानकारी थी। बहुमुखी प्रतिभाशाली थी दीदी। उनकी अंजना, देवयानी, सुजान, साकेत सेविका, दाक्षायणी, द योगी, इंडिया आदि मुझे पसंद हैं। मेरी माताजी दीदी की पुस्तकों की समीक्षा करती रही हैं। अंजना, साकेत सेविका व लघु रामायण उन्हें बहुत प्रिय है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दीदी तमिल अच्छी तरह जानती थी। उन्होंने तमिल भाषा में डिप्लोमा किया था। तमिल के साहित्यों को पढ़ती रही हैं। दक्षिण भारत के रीति रिवाज, संस्कार आदि में गहरी रुचि होने के कारण उनके संबंधित जानकारी हासिल करती रही हैं दीदी। दीदी को ज्ञानार्जन करने की तीव्र ललक थी। उनसे ही मैंने सीखा कि जीवन में अंतिम क्षण तक हमें कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। कहते हैं ना, लर्निंग इज़ ए प्रोसेस। दीदी को तमिल प्रेमी का अवार्ड भी दिया गया है। उत्तर और दक्षिण के बीच साहित्य सेतु का कार्य करती रही हैं दीदी। तभी मेरे शोध के लिए शीर्षक सेलेक्ट करने की बात पर उन्होंने उत्तर और दक्षिण के 2 समकालीन साहित्यकारों का तुलनात्मक अध्ययन करने का सलाह दिया। मेरे भैया ने कल्कि कृष्णमूर्ति, जो कि दक्षिण के मशहूर साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी थे, का नाम प्रस्तावित किया। दीदी सहर्ष मान गई, क्योंकि उन्होंने कल्कि कृष्णमूर्ति की रचनाओं को पढ़ा था। फिर हमने उत्तर भारत के महान साहित्यकार और भगत सिंह के सहयोगी यशपाल का चयन किया तुलनात्मक अध्ययन के लिए, और मुझे खुशी है कि मेरी यह शोध को काफ़ी सराहा गया। संजू जी, आपने पीएचडी के समय का संस्मरण बताने का अनुरोध किया है। मैं यहाँ 2 बातें बताना चाहती हूँ। जब दीदी से उन्हें अपने गाइड बनाने के अनुरोध के साथ मिली तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं तैयार हूँ, पर इसमें किसी भी तरह की रियायत की उम्मीद मत रखना। कुछ लोग अपने शोधार्थी को लिख के भी देते हैं, पर मैं उनमें नहीं। तुम्हें मेहनत करनी होगी, मैं सिर्फ मार्गदर्शन करूँगी। उनकी स्पष्टवादिता और ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैंने वादा किया कि अपनी तरफ से मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगी, आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगी। इस प्रकार हमारे बीच गुरु शिष्या का संबंध स्थापित हुआ।
धीरे धीरे हमारी घनिष्ठता बढ़ती गई। दीदी साहित्य के साथ साथ मेरे पारिवारिक मसलों पर भी सुझाव देने लगी। रिश्ते बनाना और उन्हें निभाना मैंने दीदी से ही सीखा है। दूसरी घटना मेरे वाइवा से संबंधित है। थीसिस सबमिट करने के 2 वर्ष बाद भी मुझे वाइवा का लेटर नहीं मिला, तो मैं काफ़ी दुखी हो गई और दीदी से उसके बारे में बात की। फिर अचानक एक दिन मुझे वाइवा का लेटर आया और मैं बहुत अच्छी तरह वाइवा प्रेजेंटेशन अपना दी। तो मेरी प्रेजेंटेशन को काफ़ी सराहा गया और मुझे उसमें अवार्ड भी मिला। तब दीदी उसके बाद मुझे बताई कि कानपुर जाकर उन्होंने वीसी से मेरे लिए झगड़ा किया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने वीसी से कहा कि अगर कल्पना की थीसिस ठीक नहीं है तो बेशक रिजेक्ट कर दीजिए, अगर ठीक है तो उसे बुलाकर एग्ज़ाम ले लीजिए, इसमें वो असफल रही तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। मुझे पूरी बात सुनकर मुझे बहुत इतना खुशी मिली कि मैं बता नहीं सकती। बहुत भावुक हो गई। दीदी जिससे भी चाहती हैं उन्हें कोई कार्य सौंपती है, उस पर उनका पूरा विश्वास रहता है और उनकी मदद के लिए वो 100% तत्पर रहती है। तो ये था उनका प्यार और विश्वास जो मुझ पर करती थी। वाह, सचमुच में वो उनका ये नेचर था, वो जिस पे विश्वास करती थी वो अथाह विश्वास करती थी। अच्छा कल्पना जी, एक सवाल और आपसे था, एक प्रश्न आपसे था कि जब मिथिलेश कुमारी मिश्रा जी बीमार थी, जब वो अपनी बीमारी को झेल रही थी और उस समय वो आपके पास ही थी, वो आपके साथ ही थी, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रही हूँ कि आपने उनकी बीमारी के दौरान क्या महसूस किया, कि वो क्या सोचती थी, किस बात को लेके चिंतित रहती थी? 2017 जनवरी मेरे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और यादगार भी, क्योंकि जनवरी 3 तारीख दीदी आई थी। मैं और रमा उनको लेने गए थे स्टेशन और उसके बाद कार्यक्रम के लिए जहाँ जाना था वहाँ छोड़ दिए थे। तो उसके बाद दीदी का प्लान यही था कि मास्टर चेकअप यहाँ पर कराना चाहती थी, क्योंकि उनको बीमारी की ये समझ नहीं आ रही थी। तो मैं बोल के आई थी कि मेरे भाई यहाँ पर डॉक्टर हैं जिनसे सेकंड ओपिनियन उनके लिए लिया जाए। तो दीदी बोली कार्यक्रम अटेंड करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम मुझे ले जाना। तो दीदी मकर संक्रांति रमा जी के साथ मनाई, फिर मेरे पास आ गई। उनका आंखों में भी प्रॉब्लम था, तो उसके लिए भी हॉस्पिटल लेके गई मैं, और लेजर ट्रीटमेंट होना था वो करा चुके। उसके बाद मैं अपने भैया के घर लेके गई, वहीं पे ठहरे थे, एक सप्ताह मेरे साथ ठहरी थी। उसके बाद अचानक सारे मास्टर चेकअप हो जाने के बाद मेरे भैया ने कहा कि इनका बहुत हालत खराब है, इनको हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा। पूरा उन्होंने पूरे वस्तुस्थिति क्या था बता दिए कि इनको क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उसी दौरान उनको फेफड़े में पूरा पानी भर गया था और सांस की दिक्कत हो गई। तो एडमिट करने बोला, तो फिर मैंने गोविंदराजन जी को बुला लिया, रमा, गोविंदराजन जी, हम तीनों ने मिलके एडमिट कर दिया। दीदी को सहमत करवा के एडमिट कर दिया। तो 1 सप्ताह अस्पताल में रही, ठीक भी हो गई। पर दीदी को उस दौरान अपने पुत्र नीलाभ के ऊपर बहुत ज्यादा चिंतित थी, क्योंकि उसके एग्जाम थे और वो चाहती थी कि उससे चले जाएं तुरंत वहां पर, एग्जाम है, मैं यहाँ रह नहीं सकती करके। तो हम लोग बहुत कोशिश किए, क्योंकि ठीक हो गई थी और कुछ दिन रुकना था आगे फर्दर फॉलो अप के लिए। तो बहुत मैं जोर दी, मेरे जोर देने के बावजूद भी वो मानी नहीं। तो वापस जाने का इरादा कर लिया। इस दौरान ये 15 दिन मेरे लिए तो जिंदगी के अमूल्य दिन बोल सकते हैं आप, क्योंकि हमने पूरा रात दिन साहित्यिक चर्चा की दीदी से, बहुत काफी बातें की, बहुत कुछ उनसे डिस्कस किया।
और इसी दौरान एक और पुस्तक मुझे लिखने के लिए दीदी ने प्रोत्साहित किया। एक टॉपिक भी थी उसका, आज के संदर्भ में कल्कि कृष्णमूर्ति की रचनाओं की सार्थकता, ये टॉपिक दिया। जी। तो फिर मुझसे वादा करके गई कि मैं जा रही हूँ, फिर आऊंगी वापस, लेकिन वो दोबारा मिलना नहीं हो पाया। जी जी, बहुत ही दुखद घटना, जी, बहुत ही दुखद घटना था वो। सचमुच में उनका असमय जाना हमारे हिंदी साहित्य के लिए तो क्षति ही था, लेकिन जो उनके करीबी थे उनके लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी। अच्छे कल्पना जी, एक सवाल और है कि मिथिलेश मैम ने सबको दिया, हर अपने बेगाने सभी को दिया, साहित्य के क्षेत्र से हो या सामाजिक क्षेत्र में हो, हर जगह वे सभी की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी, तैयार रहती थी। जी। और उन्होंने अनेक समाज के उद्धार के लिए भी बहुत काम किए। जहाँ तक मुझे पता है कि वे जाति पाति या किसी चीज को नहीं मानती थी और सभी वर्गों के लोगों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही वात्सल्यपूर्ण था। तो उनमें एक चीज बहुत ही अच्छी बात उनमें थी कि वो किसी को कुछ सिखाने के लिए तत्पर रहती थी। जी। तो इतना जो समाज के लिए दिए हैं, उनके लिए आने वाले समय में आप मिथिलेश जी को लेकर उनके स्मृति में क्या कार्यक्रम करने के लिए सोची हैं, क्या प्लान रखा है? जी। कि आने वाले समय में लोग, वैसे वे एक ऐसी दीपक है, एक ऐसी तारा है जो उन्हें किसी का मतलब कि क्या कहते हैं, उनमें चमक है, लोग उनसे खुद आकर्षित होते हैं, लेकिन चूंकि वो समाज को दी है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि उनके लिए हम क्या करें। तो यही मैं प्रश्न करना चाहती हूँ। जी, आने वाले समय में ये बोलना उचित नहीं है, क्योंकि हमने दीदी जब यहाँ से जा रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि यहाँ पर एक ऑफिस खोल लो तुम अपने घर में, तो आकर मैं साहित्य चर्चा करूंगी और यहाँ पर भी हम कुछ अच्छा कार्य करेंगे। तो वही मैं उनकी बातों को लेकर 2017 से ही मैं एक पुस्तक प्रकाशित करती आ रही हूँ। तो हमने डॉक्टर देवेंद्र तोमर, उनके मित्र जो हैं, वो श्रद्धा, हम लोग सब मिलके हर साल एक किताब निकालते हैं। तो अभी भी लगभग हमारा पुस्तक तैयार है, इस साल का भी। कोशिश रहेगी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में हम उसे प्रकाशित कर सकें, रिलीज कर सकें, लोकार्पित करेंगे। और हम लोग बीच बीच में दीदी के कार्यक्रम करते ही रहते हैं, ऑनलाइन में करते हैं, ऑफलाइन में करते हैं। दीदी के भतीजे हैं महेश मिश्रा जी, वो भी करते हैं, और मुकेश ओझा जी है पटना के, वो भी करते हैं, श्रद्धा कुमारी, और इधर मेरी बहनें हैं, सब लोग, हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं। उनके कुछ रचनाओं को मेरी दीदी ने ट्रांसलेट किया है तमिल में, लघु कथाओं को भी किया है, और ये उनकी कविताओं को किया है। तो इस तरह से वो भी हम लोग बाहर ला रहे हैं। और आगे हम लोग दीदी रेगुलर जैसे किया करती थी, हर साल सम्मानित करना छात्रों को, साहित्यकारों को। तो मैंने और देवेंद्र जी ने यही प्लान किया है कि हम लोग हर साल पुस्तक लोकार्पण जब करते हैं तभी हम लोग सम्मानित भी किया करेंगे साहित्यकार को और छात्रों को। और उनके पुस्तकों का जो अवेलेबल अभी नहीं है, उनको हम लोग फिर से लाना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं। और जो पांडुलिपि में अभी मौजूद हैं ऑलरेडी, उसको हम लोग फिर से छपवाएंगे, प्रकाशित करेंगे। और दीदी के साथ ही 2017 में ही मैंने एक संस्था बनाई थी, विश्व साहित्य सेवा संस्थान, वो जो अभी चल रही है, ऑनलाइन चल रही है, उसके द्वारा भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं दीदी के साहित्य की। तो हमारा कोशिश यही है कि ये दीप जो जल रहा है कभी बुझेगा नहीं। और मेरा बेटा इस लाइन में है, तो वो भी आगे इस कार्य को कर रहा है, आगे मेरे बाद भी ये बुझेगा नहीं दीप, वो आगे चलाते रहेगा। बस यही मेरा अंत में कहना है कि
इस जहां में आपका जिक्र रहेगा तब तक, समंदर के सीने में लहरें तड़पेंगी जब तक, वाह हम चलते रहेंगे कि दिया आपके नाम जलाकर, देखते हैं ये हवाएं मुझे रोकेंगी कब तक। सही कहा आपने। ये दिया कभी भी नहीं बुझेगा, चाहे कोई भी तूफान, कितना भी बड़ा तूफान है। जी और आप भी रहेंगी। आप भी आदरणीय मिथिलेश कुमारी मिश्रा जी की जो साहित्य की ज्योति है, जो जी उस ज्योति को आप मसाल के रूप में मसाल के रूप में विकसित कर कर सारे विश्व के लोगों को उनकी रचनाओं से प्रेरित करते रहेंगी। बस जी आप स्टूडियो में आई, इसके लिए कल्पना जी आपका बहुत बहुत आभार। और मिथिलेश जी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं। जी इन बातों को सुनकर जो भी मिथिलेश मैम या जो भी साहित्य प्रेमी हैं वो इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे, उन्हें जरूर लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में मिथिलेश कुमारी मिश्रा जी का नाम तो आदर से लिया ही जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु शिष्या का जो संबंध होता है वो आपकी गुरु ही नहीं थी, वो आपकी मार्गदर्शिका भी थी। तो जैसे गुरु शिष्य परंपरा में चलते आया है अर्जुन द्रोणाचार्य, वैसे ही आने वाले समय में आप दोनों का नाम भी काफी सम्मान के साथ लिया जाएगा। और इसी के साथ कल्पना जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप भी सब जगह उनकी रचनाओं को जितना हो सके मिथिलेश मैम की रचनाओं से लोगों को रूबरू करवाते रहिए। और आपका जो मिथिलेश मैम के प्रति प्रेम स्नेह है उसके लिए हम दिल से आभारी हैं और आपका सम्मान करते हैं। समय की अवधि भी, समय तो बंधा रहता है। तो फिर अगले क्रम में अगले बार फिर मिथिलेश मैम की किसी नई रचनाओं पे हम चर्चा करेंगे। तब तक मैं आपको प्रणाम करती हूँ और विदा लेती हूँ। साथ में मैं ये कहना चाहूंगी रेडियो हिंदुस्तान के सभी श्रोताओं को कि जल बचाइए, बच्चों को सिखाइए, पेड़ लगाइए, धरती बचाइए। जय हिंद, जय भारत।